तो चलते हैं स्वर्णिम इतिहास से निर्मित अपने अतुलनीय भारत की तरफ। तो भारत को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो भारत के जब आप वेस्टर्न साइड पर जाओगे इधर, तो देखोगे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, टर्की है, और यहाँ पर देखो ब्लैक सी दिख रहा है, ठीक है। इधर मिडिल ईस्ट को पार करते हुए जैसे ही हम यूरोप की तरफ एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले आप देख रहे हो टर्की है, ब्लैक सी है। और थोड़ा सा और करीब से इस एरिया को देखें तो यहां पर आपको दो मेजर सीज दिखेंगे। यहां पर ब्लैक सी है, इसको आप इग्नोर करिए, दिस इज नॉट टू बी फोकस्ड फॉर योर सिलेबस, ठीक है। आपके सिलेबस के हिसाब से आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। यहां पर आप देखो ये मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी एक बहुत बड़ा सी है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रोमन अंपायर को समझने के लिए। आज प्रेजेंट डे में रोम कहां है, ये देखो इटली का मैप है, इटली में वहां पर रोम है, वहां का कैपिटल है। और देखो यहाँ पर ट्यूनीसिया है और यहाँ पर एक कोई जगह है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको भी बताऊंगा। ये प्रेजेंट डे ट्यूनीसिया देख लो, ये अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट देख लो आप। और ये पूरा एरिया इटालियन पेनिनसुला है, ठीक है। ये इटालियन पेनिनसुला है, ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये यहाँ पर टर्की वगैरह है। और ये रहा ग्रीस, ध्यान दीजिएगा, ये रहा ग्रीस, ये इटली का कैपिटल रोम। और यही रोम एक समय का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि उसको रोमन अंपायर कहा जा रहा है। रोमन अंपायर में हमें क्या ध्यान रखना है कि उनका कंट्रोल मेडिटेरेनियन सी पर बहुत ज्यादा था। पूरा इसी मेडिटेरेनियन सी को कंट्रोल करने की लड़ाई थी, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह यहां से अच्छा खासा कंट्रोल होता है। देख लो मेडिटेरेनियन सी एकदम पूरा पूरा यूरोप का आपको एक्सेस दे रहा है। यूरोप के सभी कंट्रीज पर आपको जाना हो तो शिप के माध्यम से इजीली आप मेडिटेरेनियन सी के माध्यम से पहुंच सकते हो। तो उस समय भी मेडिटेरेनियन सी का अपना अलग इंपॉर्टेंस था, जहां पर रोमन साम्राज्य, रोमन रिपब्लिक, बाद में बोले तो रोमन अंपायर काफी फैला और उसका विस्तारवाद हुआ। तो हमने अभी रोमन अंपायर को ग्लोब पर देखा कि कहां पर वो एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉशियस करना चाहूंगा रोमन अंपायर को समझने से पहले। देखो ऑनलाइन बहुत से लोग रोमन अंपायर वगैरह पे लेक्चर बना रखे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पहले दिल्ली बाइट्स के स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनको हिस्ट्री की उस तरह से समझ नहीं है। तो जो कंसेप्ट है ना, वो उन्होंने उसको गलत तरीके से समझा दिया है। तो जो बातें मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा, अभी आपको डिफरेंस फील हो जाएगा, ठीक है। तो जो बातें मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा, आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस तरह से फैक्ट्स को मैं मेंशन कर रहा हूं ना, आप एग्जाम में उस तरीके से फैक्ट्स का वर्ड यूज करके लिखोगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि आप पढ़ के गए हो, आप आंसर भी लिख दोगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर सभी लोग देखोगे रोम को समझाते समय रोमन अंपायर रोमन अंपायर रोमन अंपायर कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना यह है कि आपके बुक में ये टॉपिक बेसिकली यूनिट 13 का है, रोमन अंपायर। लेकिन आप जो रोमन अंपायर पढ़ रहे हो ना, बेसिकली रोमन अंपायर नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। ये रोमन अंपायर नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो रोमन रिपब्लिक, ठीक है। रोमन रिपब्लिक और रोमन अंपायर अलग है। बाद में ये रोमन रिपब्लिक एक समय के बाद रोमन अंपायर बन गया। मान के चलिए कि 510 बीसी से लेकर 27 बीसी तक जो है ये रोमन रिपब्लिक था। 27 बीसी से ऑनवर्ड जो है ये रोमन अंपायर बन गया। तो जब भी हम यहां पर पढ़ रहे हैं तो हमको समझना है कि ये रोमन रिपब्लिक है। ऐसा नहीं कि रोमन रिपब्लिक को रोमन अंपायर लिख दोगे। तो कहीं भी आप ऑनलाइन कोई लेक्चर एक्सेस कर रहे हो तो इसको लेकर थोड़ा कॉशियस रहिएगा। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने अंपायर, रिपब्लिक और ये सब वर्ड्स का मिस्टेक किया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको टॉपिक की समझ नहीं है, आप बस ऐसे ही रोमन के नाम पे रिपब्लिक अंपायर कुछ भी लिख रहे हो, और आपके मार्क्स वो डिडक्ट कर देगा। तो ये टॉपिक आपको खंड 3 ब्लॉक 3 में यूनिट 13 रोमन अंपायर के अंडर मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, एमएचआई हिस्ट्री इग्नू वाले प्लेलिस्ट में सभी एमए हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। उसी वीडियो लेक्चर के सीरीज में सेकंड वाला जो वीडियो लेक्चर है दिल्ली बाइट्स के पेड मेंबरशिप के रिगार्डिंग है, आप उसको भी देख सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को एग्जाम में मल्टीपल टाइम बूस्ट करने के लिए, जिस मेंबरशिप में हम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। सेम मेंबरशिप आप दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि व्हाट्सएप हैंडलर को कांटेक्ट करके ही मेंबरशिप लें तो बेटर रहेगा। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं इग्नू एमए हिस्ट्री से रिलेटेड सभी न्यूज, अपडेट और क्वेरीज के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। देखो, मैं इस टॉपिक में आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूं कि एग्जाम में आप क्या आंसर लिखोगे। देखो, रोमन अंपायर का जो टॉपिक है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो ऑफन स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, पूरे यूनिट को मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत ही मक्खन की तरह एकदम स्मूथली आपको समझ में आने वाला है। आप इसको समझना और इसके बाद अपना जो भी नोट्स, गाइड बुक या इग्नू की जो ऑफिशियल बुक आती है आप उसको यूज कर रहे हो, एक बार आप रीड कर लोगे, पूरा का पूरा टॉपिक एकदम स्मूथ वे में समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो, रोमन एक्सपेंशन,
रोम इटली में प्रेजेंट डे में कैपिटल है, तो एक तरह से मान ले कि न्यूक्लियस एरिया वही है। उदाहरण के तौर पर रोम, देखो ये इटली है, देखो उस मैप को जूम इन करके मैंने यहाँ पर दिखा दिया, तो यहाँ पर आप देखो ये रोम वाला एरिया है, तो एक तरह से मान लो कि रोम यहाँ पर छोटा एरिया है, यही रोम फैलते जा रहा है एक समय के बियॉन्ड, तो ये रोमन अंपायर के तौर पर हम रेफर कर रहे हैं। तो रोमन रिपब्लिक जो है 510 बीसी में शुरू होता है, 27 बीसी तक रहता है ऑलमोस्ट। तो रोमन रिपब्लिक, ये जो रोमन एक्सपेंशन है, 2 चरणों में इसका विकास होता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। फर्स्ट फेज में क्या होता है, ये लोग मेनली इटालियन पेनिनसुला को पूरा पूरा कब्जा कर लेते हैं 500 बीसी से लेकर 280 बीसी तक। इटालियन पेनिनसुला का मतलब कि ये देखो, ये इटली वाला मैप है जो अभी मैंने आपको ग्लोब में दिखाया, ये पूरा एरिया ये लोग कैप्चर कर लेते हैं। थोड़ा और अच्छे से मैं आपको दिखा दूं तो बेसिकली ये जो इटली वाला मैप है, ये पूरा इटालियन पेनिनसुला, ये देख लो, ये लोग पूरा एक समय के बाद कैप्चर कर लेते हैं। फिर इसका द्वितीय चरण शुरू होता है, सेकेंड फेज शुरू होता है रोमन अंपायर के एक्सपेंशन का, जहां पर ये लोग पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन रीजन, जो पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी है, वो लोग एक्वायर कर लेते हैं। अब आपको समझना है, पहले रोमन अंपायर जब एक्सपैंड होना शुरू हुआ तो बेसिकली वो इतना एरिया लगभग मान के चलो कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, शुरुआत में जब ये फर्स्ट फेज में इटालियन पेनिनसुला पर कब्जा किए। ध्यान दीजिएगा, रिपब्लिक से मतलब ये उठना चाहिए कि सर क्या रोम में रिपब्लिक था क्या उस समय? यस यस, रोम में उस समय रिपब्लिक था, किंगशिप वाला मेथड फॉलो नहीं हो रहा है, और यही वन ऑफ द कारण है जिसकी वजह से तुम ये टॉपिक पढ़ रहे हो, वरना भारत में बहुत कुछ इतिहास में है पढ़ने समझने के लिए। रोम में उस समय रिपब्लिक था, किंगशिप वाला मेथड नहीं फॉलो हो रहा था, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। और रोमन एक्सपेंशन, रोमन रिपब्लिक एक समय के बाद 27 बीसी में इसीलिए एंड हो गया। उसके बाद रोमन अंपायर इसीलिए आया क्योंकि कहीं ना तो कहीं जब रोमन अंपायर आया तो देखा गया कि उससे पहले रोमन रिपब्लिक में ना किसी भी फैसले को लेने में इन लोगों में आपस में बहुत ज्यादा खींचतान और लड़ाई रहता था। यही कारण बना कि रोमन रिपब्लिक का एक समय के बाद एंड हो गया। तो ये लोग, रोमन रिपब्लिक कैसे एग्जिस्टेंस में आया वो बात हमको पहले समझना है। तो रोमन रिपब्लिक फर्स्ट फेज में क्या होता है कि इटालियन पेनिनसुला में ये लोग पूरा एक्सपेंड करते हैं 500 से 280 बीसी के अराउंड, और सेकंड फेज में ये लोग पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन रीजन में एक्सपेंड करते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन में एक्सपेंड करने का क्या मतलब हुआ कि ये देखिए, ये है मैप, पूरा पूरा इतना इतना एरिया, ये देखो, ये स्पेन वाला एरिया लेकर कुछ एरिया नॉर्थ अफ्रीका से लेकर, ठीक है, ये पूरा प्रेजेंट डे में यहाँ पर ट्यूनीशिया है, ध्यान रखिएगा प्रेजेंट डे में यहाँ पर ट्यूनीशिया है, और ये यहाँ पर एक जगह है कार्थेज नाम है, कार्थेज नाम है, यहाँ देखो ट्यूनीशिया जो जगह मैं ग्लोब में दिखा रहा था, इस जगह का नाम है कार्थेज। नोट कर लीजिए पेन पेपर पर, मुरारी बापू की कथा नहीं चल रही है, नोट करिए इसको, कार्थेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट जगह है। ये पूरा एक्सपेंड हो रहा है, और फिर पूरा देखोगे ये अंपायर यहाँ से ऐसे 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 करके, ये पूरा क्या है, रोमन रिपब्लिक है, रोमन अंपायर नहीं है। रोमन अंपायर और बड़ा था, ये केवल रोमन रिपब्लिक है, रोमन अंपायर अभी और बड़ा था, ये केवल और केवल हम रोमन रिपब्लिक को देख रहे हैं अभी, और रोमन अंपायर बहुत बाद में आया था। अब देखो रोमन एक्सपेंशन में हो क्या रहा है, सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, मेडिटेरेनियन रीजन में किस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है। आपसे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा कि रोमन रिपब्लिक या रोमन अंपायर, रोमन एक्सपेंशन के रिगार्डिंग लिखिए, तो आप ये बात मेंशन करोगे कि फर्स्ट फेज में हुआ, सेकंड फेज में हुआ। फर्स्ट फेज में ये लोग इटालियन पेनिनसुला पे कब्जा किए, 500 से 280 बीसी की बात है। सेकंड फेज में ये लोग मेडिटेरेनियन वाला पूरा एरिया कब्जा कर लिए। मेडिटेरेनियन वाले एरिया पे कब्जा करने के लिए इनके लिए सबसे कठिन काम था प्यूनिक वॉर्स को लड़ना। अब क्वेश्चन तो सर ये प्यूनिक क्या है, देखो प्यूनिक वहां पर एक जगह है, जैसे कि इंडिया में आप समझ लो प्लासी एक जगह है ना, जहां पर बैटल ऑफ प्लासी हुआ। प्लासी भी छोड़ दो, पानीपत एक जगह है ना, जहां पर 3 पानीपत के बहुत बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए, उसी तरह समझ लो वहां पर प्यूनिक एक जगह है। तो मेडिटेरेनियन रीजन पर कब्जा करने के लिए पूरा 3 बड़े बड़े प्यूनिक वॉर्स इन्होंने लड़े, ऑलमोस्ट 100 साल से ऊपर देखो लगातार लड़ाई इनकी चल रही थी। 3 बड़े बड़े मेजर वॉर्स हुए 264 बीसी से लेकर 146 बीसी तक, जिसमें रोमन्स और कार्थेजिनियन के बीच में लड़ाई हुआ। कार्थेजिनियन कौन है भैया, ये जो कार्थेज लिखा है ना, यहाँ के लोगों को कहा जा रहा है कार्थेजिनियन। रोमन्स और कार्थेजिनियंस के बीच में लड़ाई हुआ। कार्थेजिनियंस क्या है, इनका अंपायर यहाँ पर, और इनके और उनके बीच में, रोमन्स के बीच में 2 से 3 बार लड़ाई हुआ। और ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोमन्स ने मेडिटेरेनियन रीजन पर पूरा पूरा कब्जा कर लिया। 3 लॉन्ग प्यूनिक वॉर्स हुए, सक्सेसिव वे में एक्सपेंड करते करते ये पूरा रोमन रिपब्लिक
बन के तैयार हो गया। एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं कैसे कैसे ये लोग एक्सपैंड किए ग्लोब में। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रहा रोम, धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, ये सारा कार्थेजिनियन एरिया है। फर्स्ट वॉर में देखो क्या हुआ, थोड़ा इन्होंने कब्जा किया। सेकंड प्यूनिक वॉर में देखो इन्होंने क्या किया, थोड़ा और कब्जा किया। थर्ड प्यूनिक वॉर में क्या होता है कि पूरा का पूरा एकदम कब्जा कर लेते हैं ये लोग। पूरा पूरा कार्थेज का जो एरिया है, कार्थेजिनियन पूरा है, पूरा का पूरा ये रोम में मिल जाता है। रोमन रिपब्लिक के अंदर ये पूरा एरिया आ जा रहा है। तो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं कि कैसे कैसे कर कर धीरे धीरे रोमन रिपब्लिक पूरा एक्सपैंड हो गया। नॉर्थ अफ्रीका, पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट का अच्छा खासा एरिया इन्होंने कब्जा कर लिया। इन मीन टाइम ये 3 लॉन्ग जो प्यूनिक वॉर्स हुए थे, जहां पर रोमन्स और कार्थेजिनियन के बीच में लड़ाई हुआ और रोमन्स जीत गए, और ऑलमोस्ट 500 साल तक रोमन रिपब्लिक ये रूल किया। और उसी सेकंड फेज में, उसी द्वितीय चरण में, जब मेडिटेरेनियन वाले रीजन पर ये लोग कब्जा कर रहे थे, तो सक्सेसिव वे में इन लोगों ने इजिप्ट वाला एरिया भी कब्जा कर लिया, ग्रीक वाला एरिया भी कब्जा कर लिया, मैसिडोनिया वाला एरिया भी कब्जा कर लिया। ये तीनों एरियाज कहां आते हैं, बहुत क्लियरली आपको अभी आपको मैप से समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये वाला एरिया मान के चलो कि ये इजिप्ट वाला एरिया था, फिर इन्होंने ग्रीक व्रीक वाला एरिया कब्जा कर लिया, ये सब सारे एरियाज कब्जा कर लिए, और फिर इधर मैसिडोनिया है। इधर जो है ग्लोब पर जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया, अलेक्जेंडर कहां से आया था, मैसिडोनिया से ही आया था। तो बेसिकली इन लोगों ने टाइम के साथ मैसिडोनिया वाला एरिया भी पूरा पूरा कब्जा कर लिया। तो है क्या कि यहाँ हम देख रहे हैं सेकंड फेज में मेडिटेरेनियन रीजन में किस तरह इन्होंने मैसिडोनिया को 147 बीसी में, ग्रीक, इजिप्ट, 3 लॉन्ग प्यूनिक वॉर, कार्थेजिनियन का पूरा एरिया पूरा अच्छा खासा कैप्चर करके इन्होंने रोमन रिपब्लिक को अच्छा खासा विस्तार किया। अब एक समय के बाद रोमन रिपब्लिक के बाद आ गया रोमन अंपायर, और बेसिकली यहां पर हो गया पावर ऑटोक्रेटिक, एक बंदे के हाथ में हो गया पावर, कहीं ना तो कहीं किंगशिप की तरफ बढ़ गई, और ये किंगशिप पूरे के पूरे रोम अंपायर को फिर से एक्सपैंड करता है। और देखा गया कि जब किंगशिप आई तो शुरुआत के 2 साल इन लोगों के बहुत शांति से कटे, और रोम बहुत अच्छा खासा ग्रो हुआ। और ये जो एरिया पूरा आपको लाल रंग का दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया इन लोगों ने एकदम कब्जा कर लिया। पूरा यूरोप, यूरेशिया का एरिया, अच्छा खासा अफ्रीका का एरिया, एक पूरा मतलब समझ रहे हो, अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा पूरा लैंड एरिया। और ये देखो बीच में सी एरिया है, इसको मत भूलिए, ये मत सोचो कि बीच में पानी है तो कब्जा नहीं कर रखा है भाई। इसका ट्रेड एंड कॉमर्स में पूरा वैल्यू है। इटालियन पेनिनसुला, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, सारा का सारा इन लोगों ने कब्जा कर लिया। यहाँ पर पैसेज वैसेज पूरा कब्जा कर लिया, इधर के सीज पर पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया। तो अच्छा खासा फिर रोमन अंपायर, रोमन के किंग के अंदर एक्सपैंड हुआ। और मान के चलिए जब कोई भी साम्राज्य बनता है तो ये साम्राज्य अपने पीक पर है। ये जो आप फोटो देख रहे हो अपने सामने, रोमन अंपायर 200 ईयर्स का जब शुरुआत में आया तो बहुत ही अच्छा शांति था, विस्तार हुआ। और फिर समय के साथ धीरे धीरे किसी भी अंपायर का विघटन हो ही जाता है, तो रोमन अंपायर भी टाइम के साथ टूटने लगा। ये बेसिकली ओवरऑल एरिया है जो आप देख सकते हो। ये रहा मेडिटेरेनियन सी आपका, ये रहा ब्लैक सी, ये सब कंट्रोल करते हुए अच्छा खासा एरिया ये लोग मिडिल ईस्ट का भी पूरा पूरा अपने कब्जे में ले लिए थे। और यहाँ पर देखो है तुम्हारा मैसिडोनिया, ये रहा ग्रीस, ये रहा मैसिडोनिया, ठीक है, ये एरिया, ये रहा इजिप्ट, ठीक है। इन्होंने इसको इन सब को पूरा का पूरा कैप्चर करके अपने अंडर में ले लिया। और देख रहे हैं हम कैसे कैसे कि 27 बीसी तक, 27 बीसी तक क्या था, 510 बीसी से 27 बीसी तक था रोमन रिपब्लिक। तो अब यहां देखो ये एरिया बीसी तक में इतना कब्जा किया, उसके बाद येलो, ग्रीन और लाइट ग्रीन वाला एरिया है, ये जब रोमन अंपायर बना तो ये इन लोगों ने पूरा अच्छा खासा एरिया कैप्चर कर लिया। अब हम समझते हैं कि बेसिकली रोम में क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था रोमन रिपब्लिक के अंडर में, ठीक है। तो देखो रोमन रिपब्लिक एग्जिस्टेंस में आया कब, 510 बीसी में। तो 510 बीसी से पहले क्या होता था रोम में, वहां तब एक मान लो कि मामूली सा सत्ता का तरीका था। एक होता था किंगशिप और एक होता था सीनेट। सीनेट काफी पावरफुल था, बहुत पावर एंजॉय करता था। और सीनेट की ना हमेशा राजा से लड़ाई होती रहती किसी न किसी मुद्दे पर, क्योंकि सीनेट भी बहुत स्ट्रांग था और किसी भी मुद्दे पर फैसला लेने के लिए राजा को सीनेट का पूरा बहुमत चाहिए रहता था, जिससे इनकी और राजा के बीच हमेशा खींचतान मतलब लगा रहता था। असेंबली क्या था, कॉमन लोगों के लिए था, और असेंबली के सच कुछ बहुत ज्यादा पावर नहीं थे अर्ली रोम में। तो अगर आपसे कह देता है कि रोमन अंपायर के रिगार्डिंग या रोमन रिपब्लिक के रिगार्डिंग आप जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी के बारे में बताओ, तो आप आंसर यही शुरू करोगे कि बिफोर 510 बीसी इन अर्ली रोम
there was a kingship which was divided in Senate and Assembly. Senate was very powerful and there was often conflict with the king and Assembly was for common people. फिर हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हो रहा है। ये तो अर्ली रोमन्स की बात हो गई ना, अभी हम रोमन रिपब्लिक समझ रहे हैं 510 बीसी से 27 बीसी में। हम देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है और हमको दो बातें समझनी है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, सोसाइटी कैसा था, समाज कैसा था और राजनीति करने के लिए क्या स्ट्रक्चर बना हुआ था। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्या ये बात मेरा कहना ठीक होगा कि उस समय के रोम में भी हमें थोड़ा बहुत जात पात टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है? यस, हम इस बात को मानते हैं कि रोम में कुछ एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे थोड़ा बहुत हमको जात पात देखने के लिए मिलता है। उदाहरण के तौर पर भारत में क्या होता था पहले, जो क्षत्रिय वंश का व्यक्ति होता था वही राजा बनता था, उसी का बेटा, उसी का बेटे का बेटा। कहने का सेंस है, जो रूलिंग क्लास होती थी, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास होती थी, जो ओलिगार्की क्लास होती थी, जो लोग अमीर लोग होते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, बेसिकली जो क्षत्रिय हुआ करते थे, वही वॉर पर जाते थे, उन्हीं के बेटा और उनके बेटा जो है राजा बनते थे। ठीक है, इंडिया में सिस्टम फॉलो होता था। तो एक तरह से सत्ता संभालने वाले लोग क्षत्रिय ही थे और राजपाट पठन पाठन का कार्य जो है, पठन पाठन का जो कार्य है वो ब्राह्मण देखते थे। उसी तरह ना वहां पर भी कुछ फॉलो होता था, उसको हम कहते हैं पैट्रिशियन। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, पैट्रिशियन और प्लेबियन। तो पैट्रिशियन क्या है, वो कह लो कि ऊंची जात की लोग, वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वो ओलिगारिक क्लास। प्लेबियन क्या है, कॉमन पीपल, आम आदमी के रिगार्डिंग बात हो रहा है। तो बेसिकली टॉपिक के शुरुआत में हमें क्या समझना है, इस पूरे यूनिट में क्या दे रखा है, टॉपिक को दो हिस्सों में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्डर कैसा था। तो आप जब एग्जाम में समझाओगे इस आंसर को तो लिखोगे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या है, सोशल ऑर्डर में क्या है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में समझाते समय आप बताओगे कि रोमन रिपब्लिक में क्या होता था, सेम पुराना मेथड फॉलो हो रहा है कि यहाँ पर एक सीनेट है। ठीक है, सीनेट में एक प्रॉब्लम क्या है कि केवल और केवल सीनेट के मेंबर्स कौन हो सकते हैं, मेल। ध्यान दीजिएगा, अमीर घर की महिला है वो भी सीनेट की मेंबर नहीं हो सकती। सीनेट वाज ओनली फॉर मेल्स, और वो भी ये सीनेट कौन हुआ करते थे, पैट्रिशियन पीपल। एक तरह से समझ लो इंडिया में कहो कि केवल क्षत्रिय लोग। तो कहने का सेंस है कि अगर किसी रोम अंपायर में, रोमन रिपब्लिक में अगर टोटल मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, तो सीनेट के नाम पर कितने ऐसे लोग थे जो एकदम राजशाही खून वाले थे, पैट्रिशियन थे, एक ऊंची जाति के कह लो, वहां के हिसाब से कितने लोग थे, 100 में मान के चलो ना, गिनती से 5 से 7 लोगों का रेशियो रहा होगा जो पैट्रिशियन क्लास से आते थे। और इनका बहुत ज्यादा कब्जा था सीनेट में, क्योंकि कोई भी आदमी जो सीनेट का मेंबर होता वो केवल और केवल पैट्रिशियन वर्ग का ही होना चाहिए था, ये वहां पर कंपलसरी था। पैट्रिशियन वर्ग में केवल और केवल मेल। तो कहीं ना तो कहीं सत्ता केवल राजशाही अमीर खून ब्लू ब्लड वाले टाइप के लोगों में इन्होंने क्या किया था, कंसोलिडेट कर दिया था, कैप्चर कर दिया था पावर को। कहीं ना तो कहीं केवल और केवल इन्हीं को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे और कॉमन पीपल रिप्रेजेंट कर रहे थे प्लेबियन। कॉमन पीपल को कहा जा रहा है प्लेबियन, जिस तरह वहां पर अमीर पैट्रिशियन है, यहाँ पर प्लेबियन है। और इनकी जो असेंबली वगैरह से कुछ पावर वर है नहीं खास, ये लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद हमको देखने के लिए मिलता है कि काफी खींचतान के बाद, तुम समझ रहे हो ना इस बात को कि सीनेट है, पैट्रिशियन है, अब ये लोग कहीं ना तो कहीं अपनी बात ज्यादा मनवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो इनके पैट्रिशियन और प्लेबियन के बीच में एक खींचतान हमेशा रहेगा। क्योंकि नीचे देखो पैरेलली एक सोशल ऑर्डर भी चल रहा है। रोमन सोशल ऑर्डर में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक तो पैट्रिशियन ब्लू ब्लड अमीर टाइप के लोग, प्लेबियन गरीब कॉमन लोग, एक तरह से कह लो पीजेंट क्लास, पीजेंट्री। ठीक है, ये कॉमन पीपल। यहां पर क्या है, क्लोज नेट हेरिडिटरी एलाइट, जो बहुत ही अमीर खानदानी रईस टाइप के लोग, वो लोग। लेकिन रोमन रिपब्लिक में एक समय के बाद आपको देखने के लिए मिल रहा है कि पैट्रिशियन और प्लेबियन के बीच में अच्छा खासा खींचतान हो रहा है। ये खींचतान का कारण क्या है इन दोनों के बीच में, सिंपल सा ये कि देखो भाई, एक टाइम के बाद रोमन रिपब्लिक अच्छा खासा एक्सपैंड हो रहा है, पूरा वो फैलते जा रहे हैं, विस्तारवाद की एकदम नीति पर काम कर रहे हैं। तो जब ये पूरा फैल रहे हैं तो क्या ये सीनेट वाले जाएंगे क्या हर जगह लड़ने, ये जाएंगे क्या, ये ब्लू ब्लड वाले जाके हर जगह वॉर जीतेंगे क्या, नहीं, प्लेबियन जाएंगे, कॉमन पीपल जाएंगे। कॉमन पीपल में कौन है, बेसिकली पेजेंट्स हैं, खेतिहर मजदूर, खेती वाले लोग हैं। और ये लोग खेतिहर मजदूर क्या करते थे, वहां पर सबको जो है ना आर्मी में ट्रेनिंग उनके यहाँ कंपलसरी थी उस समय। और ये वहां का किसान खुद ही अपना औजार तैयार करके अपने आप को फौजी रूप से अपने आप को तैयार रखता था कि कभी वॉर पे जाना पड़ा तो खुद से अपना हथियार रखेगा अपने पास और उसको लेके जाएगा लड़ने। तो हुआ क्या, एक समय के बाद इन पैट्रिशियंस को प्लेबियन की जरूरत पड़ने लगी। भाई ये जो पैट्रिशियन लोग हैं इनको प्लेबियन की जरूरत तो पड़ेगी ना फिर,
वॉर पे जाना है तो क्या कह के बुलाओगे? और एक तो तुम पावर में उनको शेयर नहीं दे रहे हो, प्लेबियंस को पावर में शेयर नहीं दे रहे हो। रोमन रिपब्लिक में वो क्या कर रहा है कि केवल सीनेट ही कंट्रोल कर रही है। तो पैट्रिशियन और प्लेबियन के बीच में खींचतान मचता है, लेकिन एक समय के बाद रिजॉल्व कैसे कैसे होता है, पावर को किस तरह से ये लोग डाइल्यूट करते हैं और प्लेबियंस को देते हैं, वो हम समझेंगे यहाँ पर अभी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अब पैट्रिशियंस को ये बात समझ में आ गई है कि हमको जाना है युद्ध पर, हमको एक्सपेंड करना है, तो हमको प्लेबियन को साथ में लेना पड़ेगा। तो साथ में लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पावर इनको दे देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा दे देते हैं, लेकिन हाँ मतलब इतना दे देते हैं कि ये इनके खिलाफ बगावत ना करें। तो रोमन रिपब्लिक जो है ना, गवर्न किया जाता था काउंसिल से, ठीक है। रोमन रिपब्लिक का जो हेड होता था, सीनेट के लोग क्या है, ये मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। प्लेबियन में क्या है, यहाँ पर कुछ कॉमन पीपल असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन सब को रिप्रेजेंट करती थी रोमन रिपब्लिक। और रोमन रिपब्लिक में ना 2 एनुअली इलेक्टेड हेड हुआ करते थे, 2 एनुअली इलेक्टेड। ये वाला मजिस्ट्रेट नहीं समझना है जो तुम्हारे अगल बगल डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता था कि 2 एनुअली इलेक्टेड मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। साल में जो है एक ही साथ 2 मजिस्ट्रेट को ये लोग इलेक्ट करते थे, जिनको हम लोग काउंसिल्स कहते थे, ठीक है। इन काउंसिल्स को इलेक्ट कौन करता है? देखो, इन काउंसिल्स को इलेक्ट करने के लिए सीनेट और प्लेबियन दोनों ही वोट करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, उन दोनों काउंसिल्स को इलेक्ट करने के लिए सीनेट और प्लेबियन दोनों वोट करते थे। तो एक तरह से प्लेबियंस को थोड़ी सी संतुष्टि मिली, चलो भैया ठीक है, हम भी किसी को वोट कर सकते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव एटलीस्ट रिपब्लिक को हेड कर रहा है। लेकिन बाद में प्लेबियन में देखा कि अरे यार, ये तो जो काउंसिल्स बन रहे हैं, ये तो उसका सीनेट का मेंबर होना जरूरी है। तो जो काउंसिल बन रहा है वो कोई ना कोई सीनेट का मेंबर है, हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पहुंच नहीं रहा है। तो काफी खींचतान नूरा कुश्ती के बाद एक ऐसा टाइम आया जब ये कर दिया गया कि ठीक है, सीनेट और प्लेबियन दोनों वोट करेंगे और एक इलेक्टेड मैजिस्ट्रेट प्लेबियन होगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो रोमन रिपब्लिक को हेड कर रहा है वो इलेक्टेड मैजिस्ट्रेट अगर हो गया, तो एक तरह से वो ऑटोमेटिक सीनेट का भी मेंबर हो गया। अब देखो, वो धीरे धीरे क्या हुआ, सीनेट का मेंबर एक बन गया। यहां से कुछ लोगों की इस तरह से एंट्री होने लगी, थोड़ा थोड़ा सीनेट में भी इनका से बढ़ने लगा। तो एक तरह से कह लीजिए कि बगावत वाला जो तेवर था वो कम हो गया। दूसरा बात आपको ये भी समझना होगा कि सीनेट को भी समझ में आ गया कि भैया हमको प्लेबियन की जरूरत है, वॉर करने जाना है। और इसको कास्ट सिस्टम से क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक प्लेबियन अमीर हो गया, ऐसा नहीं है कि एक दलित कम्युनिटी का व्यक्ति अमीर हो गया तो तुम कल से उसको क्षत्रिय मानने लगोगे। ऐसा नहीं हो रहा। शूद्र कम्युनिटी से कोई अमीर हो गया तो अब तो छत्री मानने लगोगे, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो क्लास कैन बी चेंज्ड, ठीक है, जैसा कि मैं अपने सभी लेक्चर्स में कहता हूं, कास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। कास्ट के साथ ये प्रॉब्लम है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है प्लेबियंस के साथ कि भैया ये अगर जीत जाएंगे तो प्लेबियंस, ऐसा नहीं कि पैट्रिशियन बन गए, तब भी ये प्लेबियन ही काउंट हो रहे हैं, इसीलिए इसको कास्ट सिस्टम से कंपेयर किया गया है। तो ओवरऑल यही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सोशल ऑर्डर है रोमन रिपब्लिक का। मैंने हर जगह इसीलिए रोमन रिपब्लिक मेंशन किया है। आपके ब्लॉक 3 यूनिट 13 में इस टॉपिक में केवल और केवल इतना ही है। थोड़ा सा आप आगे देखोगे, ये रोमन रिपब्लिक फ्यूचर में चेंज हो जा रहा है, कोमियाशा क्यूरियाटा। ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग नहीं है। पहले जो असेंबली बनी उसका नाम था कोमियाशा क्यूरियाटा, उसके बाद ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद है कोमियासा सेंचुरियाटा, ये भी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर साथ में प्लेबियंस की एक अलग से थी, कॉन्सिलियम प्लेबिस। ये है क्या, देखो ये बेसिकली रोमन रिपब्लिक के 3 अलग अलग हिस्से हैं, या कह लो पहले ये हिस्सा ना कहो, पहले ये आया था, फिर ये एक तरह से चला नहीं, फिर ये आया, एक तरह से नहीं चला, फिर ये आया। अब तुम कहोगे सर ये 3 अलग अलग असेंबली आ गए, ये क्या वो क्या। अरे देखो यार, 500 से 700 साल के बीच की बात हो रही है, तो 500 साल में इतना तो बदलाव आएगा ही। 70 से 75 साल में भारत ने भी नया पार्लियामेंट की एक नई बिल्डिंग बनवा ली है, हो सकता है कल को उस पार्लियामेंट को हम नया नाम भी दे दें। तो वैसे ही इमेजिन करो, उस समय का 500 साल बहुत बड़ा समय है। तो कोमियासा सेंचुरियाटा, कॉन्सिलियम प्लेबिस, ये रोमन रिपब्लिक 3 अलग अलग हिस्से की एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली आ रही है। हर बार उसके कॉम्पोजिशन का, उसके इलेक्शन का तरीका अलग अलग रह रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉकिंग हिस्ट्री नाम से टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, डू ज्वाइन इट फॉर रेगुलर क्विजेज एंड अपडेट एंड DBMHI, ये कोड लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको डेली बैट्स की पेड मेंबरशिप लेने में असिस्ट करेंगी। कोड लिखकर सेंड करने के बाद 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। पेमेंट करने के बाद ही पैनिक मत करिएगा, 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर अर्लीस्ट पॉसिबल आपको बेस्ट रिजोल्यूशन, बेस्ट मेंबरशिप की गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगी। और डेली बाइट सर्च करिए यूट्यूब पर, वहां पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो UGC नेट JRF PhD MPhil करके एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो लेक्चर है, जहां पर मेरे गाइडेंस में आप नेट JRF की प्रिपरेशन
भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा होगा। रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर, क्विज, न्यूज अपडेट के लिए आप डेली बाइट से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा होगा डेली बाइट्स एजुकेशन के नाम से, जहां पर रेगुलर न्यूज अपडेट और क्वेरीज के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब टू न्यू ज्ञान कोच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट विशेस।